हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग मशीन एंड एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये टॉपिक से 4 to 6 मार्क्स का किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दे रहे हैं, एनसीएल हो, एनपीसीआई हो, सीएल, ओसीटी हो, तो वहाँ 4 to 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ डिस्कस किया गया है और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल ही अपलोड कर दिया गया है पीडीएफ। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे हमारा ग्रुप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ पूरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनपीसीआई हो, एनसीएल तो चलिए अब कल ही एग्जाम है, हो गया, एनपीसीआई हो, एसएससी जेई हो, बार्क हो, आईओसीएल हो, कोई भी एग्जाम हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो आप हमारे ट्विटलेज एकेडमी पे अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड करके डायरेक्ट ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मशीन, ये जो टॉपिक है यहाँ से किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन के आसपास आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो लेथ मशीन से हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स होगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, चांसेस ज़्यादा है, वो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डीप में जाकर, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम भी नहीं बताया हूँ, डायग्राम ऑलरेडी आप लोग को पता है। और डिप्लोमा वाले आप कैंडिडेट हैं, मोस्टली यहाँ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, तो उनको तो पता है, वो काम भी किए हैं वर्कशॉप में लेथ मशीन का, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें एकदम डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन, द लेथ मशीन इज अ जनरल पर्पज मशीन एंड इज वाइडली यूज इन अ वर्कशॉप। आपको पता है लेथ मशीन जो एक है जनरल पर्पज मशीन है जो कि वर्कशॉप में का यूज किया जाता है, जिससे बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं लेथ मशीन पे। ओके, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इन लेथ द कटिंग टूल में बी फेड आइदर क्रॉस और लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। लेथ मशीन में कटिंग टूल जो होता है वो या तो क्रॉस डायरेक्शन में होता है या फिर लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है विथ रेफरेंस टू द लेथ एक्सिस, और वो लेथ एक्सिस से रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। द फीड इज सेड टू बी लॉन्जिट्यूडनल व्हेन द टूल मूव्स पैरेलल टू द वर्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फीड लॉन्जिट्यूडनल रहेगा तो उस समय टूल जो मूव करेगा पैरेलल टू द वर्क रहेगा, पैरेलल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द फीड इज क्रॉस व्हेन द टूल मूव्स परपेंडिकुलर टू द वर्क। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ओके, अब देखिए द साइज ऑफ लेथ इज स्पेसिफाइड बाय, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। साइज लेथ का कैसे स्पेसिफाइड होता है। जैसे आप लेथ मशीन मार्केट में आप लेने जाएंगे तो क्या बोल के लेंगे, कैसा लेथ मशीन आपको चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से आपका काम करना हो उस हिसाब से लेथ मशीन आप परचेस करेंगे। तो कैसा ऑर्डर करेंगे, देखिए द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्क दैट कैन बी अकोमोडेटेड बिटवीन द लेथ सेंटर, ठीक है। आपका जो वर्क का लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ, वो कितना है, तो उस हिसाब से आप चूज करेंगे कौन सा लेथ मशीन की हमें जरूरत है। ओके, द हाइट ऑफ सेंटर अबव द टॉप ऑफ द बेड, ठीक है। सेंटर हाइट भी देखेंगे कि आपका वही जो रिक्वायरमेंट होगा कि कितना आपका जॉब कैसा है, कौन सा जॉब बनाना है, उस हिसाब से आप देखेंगे। ओके, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्क दैट कैन बी रोटेटेड ओवर द लेथ स्पिंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यही सबसे आते हैं, एक एक जो पॉइंट बता रहा हूँ। द स्विंग और द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी रोटेटेड ओवर द वे ऑफ द बेड। ओके, तो ये इस टाइप से होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेथ मशीन की पूरा बात करें तो अच्छे से अगर पढ़ने में 10 घंटा लग जाएगा, बट उतना हमें नहीं पढ़ना है, 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें पढ़ना है। एग्जाम, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर हो पाता है। ओके,
अब देखिए नोट है, नोट जहाँ भी आपको दिख जाए तो समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पे मैं बताऊंगा। द मेन पार्ट्स ऑफ लेथ आर, लेथ मशीन का मेन पार्ट्स कौन सा होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बेड होता है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज एंड फीड मैकेनिज्म, ठीक है, ये लेथ मशीन का पार्ट है, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट है द कैरेज हैज 5 मेजर पार्ट्स, कैरेज जो इसमें है जो कि लेथ मशीन का ही पार्ट्स है, और एक कैरेज का भी 5 मेजर पार्ट्स होता है, ठीक है, तो वो देखेंगे। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है एमसीक्यू में, तो आप देखे होंगे, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा कैरेज का पार्ट्स है जिसमें एक नहीं, कौन सा कैरेज का पार्ट नहीं है, तो उसमें एक रहता है टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक पार्ट्स कैरेज का नहीं होता है क्योंकि वो लेथ मशीन का तो पार्ट है, लेथ का मेन पार्ट है, बट कैरेज का पार्ट्स जो है वो है सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट एंड अफ्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेथ मशीन का पार्ट्स जो है मेन मेजर पार्ट्स ये है, और कैरेज का मेजर पार्ट्स जो है 5 मेजर पार्ट्स वो ये है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, ओके। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लेथ एक्सेसरीज। लेथ का भी एक्सेसरीज होता है, वो किस काम में आता है, इट इज यूज फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क। तो एक्सेसरीज जो होता है, एक सेंटर होता है, दूसरा चक्स होता है। सेंटर के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेथ सेंटर। कौन कौन सा, एक लाइव सेंटर होता है, एक डेड सेंटर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ओके। चक के बारे में जानते हैं, आप लोग सुने होंगे, और चक इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लेथ मशीन के लिए, और क्वेश्चन यहाँ से किसी भी टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ चक इज यूज फॉर होल्डिंग एंड रोटेटिंग द वर्क पीस इन अ लेथ। चक का काम क्या होता है कि वर्क पीस को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है और रोटेट करता है, उसको घुमाता है, ठीक है। लेथ मशीन में ये चक का काम होता है जो वर्क पीस को ऐसे पकड़ के रखता है। आप लोग लेथ मशीन देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे। और टाइप्स ऑफ चक्स आर, चक्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिस टाइप के आपको वर्क चाहिए होगा, जॉब चाहिए होगा, उस टाइप के चक यूज करते हैं। 3 जा यूनिवर्सल चक होता है, 4 जा इंडिपेंडेंट चक होता है, कॉम्बिनेशन चक होता है, कलेक्ट चक एंड हाइड्रोलिक चक होता है। इसके भी अलग अलग यूज होता है, जो कि उतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद एक देखिए मैंड्रल है, ठीक है, ये भी लेथ एक्सेसरीज ही है। और लेथ मैंड्रल इज ए सिलेंड्रिकल बार, ये एक टाइप का सिलेंड्रिकल बार है विथ सेंटर होल एट ईच एंड, दोनों साइड पे सेंटर होल होता है। इट इज यूज टू होल्ड होलो वर्क पीस टू मशीन देयर एक्सटर्नल वर्क पीस। ये इस काम में आता है कि होलो वर्क पीस को होल्ड करके रखता है ताकि उसके मशीनिंग किया जा सके, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट है लेथ डॉग और कैरियर्स, कैरेज है, ठीक है। द वर्क प्लेस ऑन अ मैंड्रल और हेल्ड बिटवीन सेंटर इज रोटेटेड पॉजिटिवली बाय क्लैंपिंग द डॉग और कैरेज टू द एंड ऑफ द वर्क, ओके। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर एक्सरसाइज की बात करें जो इम्पॉर्टेंट है वो है चॉक, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ से 1-2 बार कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है मैंड्रल, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पे किस किस टाइप का ऑपरेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। आप लोग लेथ मशीन पे काम बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके होंगे और ये सब जानते होंगे, बट एक्चुअल जो करते हैं वो तो जानते हैं, बट थोड़ा सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो याद नहीं रह पाता, तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इतना ज़्यादा ऑपरेशन पढ़ेंगे, बट यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है बार बार, वो भी आपको मैं बताऊंगा। 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आगे। प्लेन टर्निंग क्या होता है, देखिए, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ
रिमूविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्कपीस। एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस होता है कोई भी, उसको लगाते हैं लेथ मशीन में, चक से फंसाते हैं और उसमें से जो भी एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ डिजाइन बनाना होता है। तो जो एक्सेस मटेरियल रिमूव करते हैं वही होता है प्लेन टर्निंग। उसके बाद आता है टेपर टर्निंग। अब उसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस को अगर हमें कहीं कहीं टेपर करना हो तो टेपर टर्निंग करते हैं। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्सटर्नल कोनिकल सरफेस ऑन अ वर्कपीस। ओके, उसके बाद आता है स्टेप टर्निंग। ठीक है, तो कहीं पे थोड़ा मोटा होता है, कहीं पे थोड़ा पतला होता है, मतलब एक ही ऐसे जॉब है जो सिलेंड्रिकल है, मान के चलिए ऐसा सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे जैसे ये डायमीटर कुछ और होगा, ये डायमीटर कुछ और होगा और यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर कुछ और होगा, तो वो होता है स्टेप टर्निंग। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरियस स्टेप ऑफ डिफरेंट डायमीटर इन द वर्कपीस। ये आप इंजीनियरिंग में गए होंगे या डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक किए होंगे तो फर्स्ट ईयर में यही जॉब आपसे बनवाया जाता है, स्टेप टर्निंग ही वहाँ पे करवाया जाता है लेथ मशीन पे। तो आप सीरियसली कॉलेज गए होंगे, आप पढ़ाई किए होंगे तो ये जरूर बनाए होंगे, हर कॉलेज में बनवाया जाता है। ओके, अब आता है अंडर कटिंग और ग्रूविंग। क्या होता है? इट इज एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ वर्क पीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस। ओके, उसके बाद आता है बोरिंग। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन में बोरिंग से क्या होता है? बोरिंग, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द होल ऑलरेडी मेड इन द वर्क पीस। जहाँ पे वर्क पीस में कोई होल पहले से बना हुआ है उसी को इनलार्ज करना है, थोड़ा सा होल को और बड़ा करना है, तो हम क्या करते हैं? बोरिंग करते हैं। वो क्वेश्चन आता है पहला। उसके बाद सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है नर्लिंग। ठीक है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग नल। नल होता है डायमंड शेप पैटर्न सरफेस ऑन द वर्क पीस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड शेप पैटर्न जो करते हैं वो कौन से ऑपरेशन में होता है? नर्लिंग, बोलिंग या प्लेन टर्निंग? तो वहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, वो होगा नर्लिंग। नर्लिंग इस टाइप से होता है, बहुत स्लो स्पीड पे लेथ मशीन को चलाया जाता है और ये नल किया जाता है, सबसे लास्ट में ये ऑपरेशन होता है और इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, ऐसे डायमंड शेप आपको दिखता है, इस टाइप से होता है। आपको याद आ गया होगा अगर फर्स्ट ईयर में बनाए होंगे तो स्टेप टर्निंग करते थे और लास्ट में जो ये बचता था ना बड़ा वाला डायमीटर, थोड़ा सा ये, तो यहीं पे हम लोग नर्लिंग करते थे, आपको याद आ गया होगा। ओके, इसके बाद चैम्फरिंग भी किया जाता है। इट इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर थ्रेड कटिंग। ये इसेंशियल ऑपरेशन है थ्रेड कटिंग के बाद। थ्रेड कटिंग कहाँ का किए थे आप लोग? यहाँ से यहाँ लास्ट में मुंह पे थ्रेड कटिंग हुआ था। उसके बाद चैम्फरिंग करते हैं कि थोड़ा सा इसको वेवलिंग देने के लिए। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ वेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्क पीस। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेथ का ऑपरेशन है वो इम्पोर्टेंट जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, एक और एक 2 क्वेश्चन। वहाँ से जो बताया इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो लिया गया है। लेथ बेड इज मेड ऑफ। ठीक है, अभी बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्शन का भी टॉपिक है, लेथ मशीन का नहीं है, मटेरियल साइंस का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेथ मशीन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो बेड के बारे में जान लेते हैं। बेड किस चीज़ से बना होता है? तो वो बना होता है चिल्ड स्टील से। राइट आंसर हो जाएगा डी, चिल्ड स्टील। और एक क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, फॉर टर्निंग ए स्मॉल टेपर ऑन अ लॉन्ग वर्क पीस द सुटेबल मेथड इज वाई। अगर एक बहुत बड़ा लंबा वर्क पीस हो, ज़्यादा लंबा हो और उस पर टर्निंग करना हो, स्मॉल टेपर टर्निंग करना हो, तो कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा? तो वो सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक होगा। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा डी, सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज प्रीफर्ड फॉर। ये क्वेश्चन है जो आर.एस. खुरमी से लिया गया है। आर.एस. खुरमी का आप लोग बुक पढ़े होंगे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है लेथ मशीन ड्रिलिंग का, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो लेथ मशीन है ड्रिलिंग और
और कुछ प्लेनर शेपर, यहाँ से बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है, कहीं भूले चुके एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इसलिए लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग RS खुर में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना लेथ मशीन का, वो आपको बता रहा हूँ जिसके चांसेस है कि आ सकता है। तो इस थर्ड क्वेश्चन जो है, द टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज प्रेफर फॉर लॉन्ग सिलेंडर टेपर। राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉन्ग सिलेंडर टेपर्स। तो ये उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते चलूँगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को हर टाइप से मैं क्वेश्चन बताता हूँ, हर टाइप से क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आता हूँ। जैसे RS खुरमी हो, वहाँ से भी 20-30% क्वेश्चन जो है, कभी कभी 40%, पहले तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी भी 20-30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RK जैन हो गया, उससे भी क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC JEE प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो होता है, उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है। ओके, और कुछ क्वेश्चन जो नया बनाया जाता है, जो कि इसके बेसिस पे जो ये प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 4th। अ फीड गियर बॉक्स फॉर अ स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट आंसर ए। ओके, तो आप यहाँ पे जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का कि क्वालिटी के ऊपर जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। जो भी क्वेश्चन के आने के चांसेस है, वो क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाता है। ओके, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन आपको मिल सके उतना प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन और क्वालिटी क्वेश्चन करा दिया जाता है, जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लो स्पीड ऑफ द स्पिंडल इज नेसेसरी इन। स्लो स्पीड स्पिंडल का कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है? थ्रेड कटिंग में, यस। टर्निंग अ वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर, यस। टर्निंग अ हार्ड और टफ मटेरियल, यस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब में स्पिंडल का स्पीड जो होता है वो स्लो की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द चक प्रेफर फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ ए जॉब इज। चक का क्वेश्चन आ गया, मैं बताया था इंपॉर्टेंट है। चक कौन सा प्रीफर करते हैं अगर क्विक सेटिंग करना हो और एक्यूरेट सेंटरिंग करना हो, तो उसमें कलेक्ट चक यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, कलेक्ट चक। ओके, और एक और बता दूं कि हेवी जो वर्क पीस होता है, हेवी वर्क होता है, वो 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक वहाँ पे यूज करते हैं फॉर हेवी वर्क या वर्क पीस। ओके, 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज। लेथ सेंटर का एंगल जो होता है उसका एंगल तो 60 डिग्री का होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रूविंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। ग्रूविंग का ऑपरेशन आपने समझ लिया है, ठीक है, क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस ओवर अ वेरी नैरो सरफेस। ओके, और वो एक क्या आपने पढ़ा था, बोरिंग, उसका क्या था, इनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली। ओके, ये सब आपने देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेथ स्पिंडल्स एट द नोज एंड हैव। तो इसका राइट आंसर है बी, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। ओके, अब देखिए लेथ मशीन का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूरे लेथ मशीन में हो सकता है कि बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन। एन ऑपरेशन ऑफ इम्बोजिंग अ डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज नोन एज नर्लिंग। राइट आंसर क्या होगा, ए, नर्लिंग। ओके,
तो यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं लेथ मशीन का। तो ये लेथ मशीन यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखेंगे यहाँ से ड्रिलिंग बेसिकली होता क्या है। कहीं भी राउंड होल करते हैं, ये मेटल पीस हो, वॉल हो या फिर वुडन हो, कहीं भी जो राउंड होल करते हैं उसी को बोला जाता है ड्रिलिंग। द ड्रिलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। और ड्रिलिंग जो होता है वो ड्रिलिंग मशीन के द्वारा होता है। द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग राउंड होल इन अ मेटल पीस इज नोन एज ड्रिलिंग। यही अभी आपको मैंने बताया था हिंदी में कि जो राउंड होल करते हैं कहीं भी मेटल पीस पे उसको बोला जाता है ड्रिलिंग। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव बाय शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि ड्रिलिंग जो मेटल रिमूव होता है वो किस शेयरिंग और एक्सट्रूशन से होता है, ये याद रखिएगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग की बात करते हैं, बस जान लेते हैं, इससे ज़्यादा बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होता है, रेडियल ड्रिलिंग होता है, डीप होल ड्रिलिंग मशीन होता है, गैंग ड्रिलिंग, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग एंड सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होता है। ये सब टाइप है, इसके भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उतना हमें डीप में नहीं जाना है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट को हाईलाइट करते चलेंगे, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ऑपरेशन ऑन ड्रिलिंग मशीन। अब ड्रिलिंग मशीन पे कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, किस किस टाइप का ऑपरेशन होता है, ये मेन मुद्दा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आइए बोरिंग। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग अ होल दैट हैज ऑलरेडी बीन ड्रिल। जो पहले से ही ड्रिल हुआ हो, पहले से ही होल हुआ हो, उसी होल को थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, यानी साइज को बढ़ाने के लिए बोरिंग किया जाता है। और बोरिंग ऑपरेशन जो है आपने लेथ मशीन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बोरिंग लेथ मशीन से पे भी होता है और ड्रिलिंग मशीन के द्वारा भी होता है। ओके, अब आते हैं काउंटर बोरिंग पे। क्या होता है काउंटर बोरिंग? ओके, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द माउथ ऑफ ड्रिल होल टू सेट बोल्ट हेड। ठीक है, ये एक ऑपरेशन है जहाँ पे इसमें भी क्या करते हैं, साइज को पहले से ही ड्रिल होता है तो ड्रिल होल जो होता है उसके माउथ पे, मुंह पे थोड़ा सा साइज को इनलार्ज करने के लिए, ताकि बोल्ट सेट हो जाए, बोल्ट हेड सेट करने के लिए वो काउंटर बोरिंग किया जाता है। और क्वेश्चन मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट बोरिंग पे। वहाँ पे बोरिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे काउंटर बोरिंग भी ऑप्शन में रहेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये माउथ पे क्या करता है, इनलार्ज करता है काउंटर बोरिंग में। Okay, the cutting speed for counter boring should be greater than that of drilling operation। और काउंटर बोरिंग का जो कटिंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए ड्रिलिंग ऑपरेशन से। ओके, अब आते हैं रिमिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ स्लाइटली इनलार्जिंग अ मशीन होल टू प्रॉपर साइज विथ अ स्मूथ फिनिश। रिमिंग में क्या किया जाता है, जैसे होल तो है पहले से, अब क्या होता है रिमिंग और बोरिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये थोड़ा सा बोरिंग में क्या करता है, थोड़ा सा साइज को बढ़ा देता है, होल साइज को, और रिमिंग में क्या होता है बहुत ही कम साइज को, मतलब होल को बढ़ाता है, बहुत ही कम, स्लाइटली इनलार्जिंग। बस वो फिनिशिंग एक देता है, एक फाइनल फिनिश देता है, स्मूथ सरफेस के लिए स्मूथ फिनिशिंग देता है, उसी को बोला जाता है रिमिंग। जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो काम कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, उनको बता रहा हूँ। हाँ, बस कोई भी हो आप जॉब कर रहे हैं, बट ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, वो चीज़ें को मैं हाईलाइट करते चलूँगा। ओके, स्पॉट फेसिंग। ठीक है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड अ होल। ठीक है, स्पॉट फेसिंग नाम ही है इसका, ये ऑपरेशन है थोड़ा सा स्मूथिंग और स्क्वायरिंग करने के लिए होल को स्पॉट फेसिंग किया जाता है। उसके बाद आता है काउंटर सिंकिंग। अब देखिए काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग अ कोन शेप इनलार्जमेंट। इसको बोल्ड किया गया है। ये क्या करता है, कोन शेप इनलार्जमेंट करता है ऑफ द एंड ऑफ होल, होल के एंड में, मतलब आखिरी में। ओके,
अब बात करेंगे हम लोग टैपिंग के बारे में। क्या होता है? इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरनल थ्रेड इन अ होल। होल के अंदर जो थ्रेड बनाने के काम आता है, मतलब इंटरनल थ्रेड के लिए एक काम किया जाता है, उसको बोलते हैं टैपिंग। बाय मीन्स ऑफ ए टूल इज नोन एज टैप। ओके, उसके बाद आता है लैपिंग। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग अ स्मॉल डायमीटर होल। ठीक है, साइजिंग और फिनिशिंग के लिए लास्ट में किया जाता है लैपिंग। ओके, ट्री पैनिंग क्या होता है? देखिए, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए होलो कटिंग टूल। ओके, होल जो पॉइंट जितने आ सकते थे एग्जाम में वो सारे ऑपरेशन का ये सब चीज़ें बता दिया हूँ। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ओके, अब चलते हैं दूसरा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग टूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक लाइन का है, बस यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बस उसी को हाईलाइट करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फ्लैट ड्रिल। इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ ड्रिल एंड हैज टू कटिंग एज वीवल एट 60 डिग्री। ये याद रखना है, एक सिंपल टाइप का ड्रिल है और कटिंग एज इसमें दो टाइप के होते हैं। टू कटिंग एज होता है और बीवल जो होता है, मतलब झुका जो रहता है, वो 60 डिग्री पे एंगल रहता है इसका। ओके, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, इसमें क्या होता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग होल इन अ ब्रास, कपर एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल। द कटिंग टूल हैविंग जीरो रैक एंगल। और स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पहला क्वेश्चन आता है, इसमें रैक एंगल जो होता है वो होता है जीरो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जब होल करना हो हमें ब्रास में, कपर में या किसी भी सॉफ्ट मटेरियल में, तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं ट्विस्ट ड्रिल। इट हैज अ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑन अ विच द ग्रूव्स आर कट। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल होता है जो एक टाइप का सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, आप देख रहे हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप्स कटे हुए रहते हैं। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड फ्लूट्स, उसी ग्रुप्स को बोलते हैं फ्लूट्स। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ग्रुप्स कटे हुए हैं यहाँ पे, तो इसी को बोला जाता है फ्लूट्स। ओके, ये पैरेलल सेंक ड्रिल है। ये सेंक जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। इट इज एन एंड कटिंग टूल विथ 2, 3 और 4 कटिंग लीव्स। ठीक है, द ड्रिल इज हेल्ड बाय अ सैंक। द सैंक में भी पैरेलल और टेपर। ठीक है, ये एक सैंक होता है जो कि टूल को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये पूरा टूल है, इसको पकड़ के रखता है ये सैंक। अब सैंक दो टाइप के होता है, एक पैरेलल सैंक, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पैरेलल सैंक है, और दूसरा होता है टेपर सैंक। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ। टेपर सैंक में क्या होता है, यहीं से एक ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये टेपर हो गया, देखिए यहाँ पे टेपर सैंक। ओके, और ये पूरा का पूरा क्या है, बॉडी है, और ये जो पार्ट है, ये लाइन जो है, ये लैंड है। ओके, ये फ्लूट है। ठीक है, ये फ्लूट है, ये पूरा एरिया जो है ये फ्लूट है, और कटिंग एज जो है एंड पे, ये कटिंग एज है, मतलब इसी से कट करता है। ओके, और ये जो है इसके बीच में यहाँ पे भी बताता हूँ, ये जो है बॉडी क्लियरेंस है, मतलब इसके और इसके बीच का एरिया जो है बॉडी क्लियरेंस है। इतना समझ गए, बाकी इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट जो है, नोट हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। द ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स सैंक। ड्रिल जो स्पेसिफाइड होता है वो सैंक से होता है, मटेरियल से होता है और डायमीटर से होता है। ठीक है, द पैरेलल सैंक इज प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल ड्रिल अप टू 12.5 mm। ये जो नंबर है 12.5 mm, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। ओके, द टेपर सैंक ड्रिल हैव अ टेपर कॉल्ड मोर्ज टेपर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, द ट्विस्ट ड्रिल आर मेड अप ऑफ आइदर कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो या तो कार्बन स्टील का हो सकता है या फिर हाई स्पीड स्टील HSS का हो सकता है। ठीक है, ड्रिल जो स्पेसिफाइड होता है, मतलब आप ड्रिल टूल जो है वो आप परचेस करने जाएंगे मार्केट में, तो
वो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सैंक कौन से साइज का चाहिए, मटेरियल कौन से मटेरियल को आपको ड्रिल करना है तो कैसा चाहिए, या फिर उसका टूल का मेन चीज़ है डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होल करना है, छोटा होल करना है या बड़ा होल करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब देखेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ओके, ट्विस्ट ड्रिल का एंगल देखेंगे हम लोग। इसमें आता है सबसे पहले पॉइंट एंगल। इट इज द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द टू लिप्स प्रोजेक्टेड अपॉन अ प्लेन पैरेलल टू द ड्रिल एक्सिस एंड पैरेलल टू द टू कटिंग लिप्स। ओके, इट यूजुअल वैल्यू ऑफ 118 डिग्री 118 डिग्री एंड वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। इसका यूजुअल एंगल जो होता है 118 डिग्री होता है, लेकिन मेटल टू मेटल थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। नोट जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमेशा बताता हूँ। द पॉइंट एंगल इज 90 डिग्री फॉर बैकेलाइट एंड फाइब्रस प्लास्टिक। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैकेलाइट और फाइब्रस प्लास्टिक के लिए पॉइंट एंगल जो होगा ड्रिल का वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, फॉर माइल्ड स्टील एंड ब्रास पॉइंट एंगल इज 118 डिग्री। माइल्ड स्टील और ब्रास के लिए पॉइंट एंगल जो होगा 118 डिग्री होगा, ये याद रखना है। द पॉइंट एंगल ऑफ स्टेनलेस स्टील इज 135 डिग्री। ठीक है, फॉर सॉफ्टर मटेरियल पॉइंट एंगल इज लेस देन 118 डिग्री एंड ग्रेटर देन 118 डिग्री फॉर हार्डर अलॉय स्टील। ओके, अब देखिए कोई भी सॉफ्ट मटेरियल है उसका पॉइंट एंगल होगा 118 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री 118 से कम है, किसका है, बैकेलाइट एंड फाइब्रस प्लास्टिक के लिए। ठीक है, और पॉइंट एंगल स्टेनलेस स्टील के लिए 135 है, मतलब 118 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 118 डिग्री किसका पॉइंट एंगल होगा, हार्डर अलॉय स्टील के लिए। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछने की, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल का तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट, ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है लिप रिलीफ एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। ओके, तो देखिए इट इज द एंगल फॉर्म बाय द फ्लैंक एंड द प्लेन at right angle to the drill axis. Okay, the angle is vary from 12 degree to 15 degree. Okay, अब आते हैं चीजल एज एंगल पे। इट इज द ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्टूज एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यूजुअली 120 टू 135 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है। इंक्लूडेड बिटवीन द चीजल एज एंड द लिप एज व्यू फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्रिल। ओके, अब आते हैं हेलिक्स और रैक एंगल। यहाँ से क्वेश्चन कभी दिखा नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है, इसलिए बता दे रहे हैं। ओके, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लीडिंग एज ऑफ द लैंड विथ अ प्लेन having the axis of the drill. A drill with low helix angle is used for brass material. ये important point है कि लो हेलिक्स एंगल यूज करते हैं किसके लिए, ब्रास मटेरियल के लिए, और हाई हेलिक्स एंगल यूज करते हैं एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, जनरली द हेलिक्स एंगल इज 30 डिग्री और जनरली 30 डिग्री हेलिक्स एंगल यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ये कि लो हेलिक्स एंगल यूज किसके लिए करते हैं, ब्रास मटेरियल के लिए। हाई हेलिक्स एंगल किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। और जनरली जो एंगल होता है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कितना होता है, 30 डिग्री। अब आपको कहीं 25 डिग्री या 35 डिग्री भी मिले तो उसके रेंज में आपको मार्क करना है उसको। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग। द कटिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है कटिंग स्पीड, किसका, ड्रिलिंग का। ठीक है, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और मेटल कटिंग, ये सब का अलग अलग कटिंग स्पीड होता है जो डिपेंड करता है। तो सबके अलग अलग पॉइंट्स है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द ड्रिल, किस टाइप का मटेरियल है ड्रिल का। ओके,
टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल, किस टाइप के मटेरियल को ड्रिल करना है उसके ऊपर कटिंग स्पीड डिपेंड करेगा। क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश डिजायर, आपकी इच्छा क्या है, कितना सरफेस फिनिश चाहिए, कितना अच्छा चाहिए, या थोड़ा कम ज़्यादा भी रहेगा तो चल जाएगा, उस क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ कूलेंट यूज, ओके, किस टाइप के आप कूलेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कटिंग स्पीड। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ओके, यहाँ से ड्रिलिंग की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। अब ड्रिलिंग हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखेंगे शेपर एंड प्लेनर। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये थोड़ा सा देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना, सिर्फ एक क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन बार बार आता है। देख लीजिए क्या आता है क्वेश्चन। और शेपर इज रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन, एक टाइप का रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मशीन है शेपर। मतलब रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या है, मतलब इधर से उधर, लेफ्ट राइट ऐसे होता है। ओके, टूल यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल फ्लैट सरफेस विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट टूल रेसिप्रोकेटिंग ओवर द स्टेशनरी वर्क पीस। ओके, तो शेपर से क्या होता है, देखिए शेपर में क्या होता है, सबसे पहले कि वर्क पीस जो होता है स्टेशनरी रहता है, मतलब एक जगह पे कंस्टेंट रहता है, और टूल जो रहता है ऐसे वो आगे पीछे कर कर के फ्लैट सरफेस पे ये करते हैं, मतलब फिनिशिंग करते हैं। ओके, जैसे आप देखे होंगे इसके पास जो कारपेंटर होते हैं जो वुड फिनिश करते हैं, तो उनके पास होता है इसी टाइप का मशीन जो मैनुअली वो लोग चलाते हैं। ओके, द फ्लैट सरफेस में भी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन और वर्टिकल, वो फ्लैट सरफेस जो होगा हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन या वर्टिकल भी हो सकता है। इन अ शेपर द टूल इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट of the reciprocating ram and perform the cutting operation during its forward stroke। ये important point है। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक पे वो क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये शेपर। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक और आता है यहाँ से, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बताया था। ठीक है, नहीं, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से, और पहले एक क्वेश्चन यहाँ से कि शेपर में वर्कपीस जो होता है स्टेशनरी होता है। ठीक है, और टूल जो होता है रेसिप्रोकेट करता है। और एक चीज़ और, शेपर डिपेंड्स ऑन, एक क्वेश्चन आता है शेपर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, उसका ऑप्शन में आता है किसका, डिपेंड करेगा, यहाँ पे लिखेंगे डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, कि कितना उसका स्ट्रोक लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, और वो फॉरवर्ड स्ट्रोक पे क्या करता है, ऑपरेशन प्रोड्यूस करता है, कटिंग करता है। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट है, ये देखिए इतना एक पेज का है, बट क्वेश्चन यहाँ से 2-3 पूछे जाते हैं हमेशा। अब मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, आगे बताऊंगा। अ प्लेनर इज अ मशीन टूल यूज टू प्रोड्यूस अ प्लेन एंड फ्लैट सरफेस बाय अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सेम चीज़ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द शेपर एंड प्लेनर इज that in a planer the tool remains stationary and work reciprocate। ओके, क्या बोल रहा है, प्लेनर में क्या होता है कि टूल जो है वो स्टेशनरी रहता है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है, और वर्क जो होता है, वर्क पीस, वो क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, आगे पीछे करते रहता है। वेयर एज इन शेपर, और वहीं पे शेपर में क्या होता है, द वर्क रिमेन्स स्टेशनरी, वर्क एक जगह पे रहता है, फिक्स रहता है, और टूल क्या होता है, रेसिप्रोकेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, शेपर, यहाँ पे लिखे हैं टूल, यहाँ पे लिखेंगे वर्क, ऐसे लिखेंगे। शेपर में क्या होता है, टूल जो होता है रेसिप्रोकेट होता है, वर्क क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब फिक्स होता है, फिक्स लिख देते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, प्लेनर में क्या होता है, टूल जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है टूल रिमेन्स स्टेशनरी मतलब फिक्स, और वर्क जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकेट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए शेपर एंड प्लेनर से आते हैं, और ये एक पेज का है। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कंप्लीट कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको हाईलाइट करके भी बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद आ गया होगा, आप लोग अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो आगे भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे इधर उधर से प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन कितना मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना ऐसे ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ना है। ओके, टाइम हमारे पास कम रहता है। कोई भी एग्जाम आता है डिप्लोमा लेवल पे, जेई के लिए, तो उसमें क्या होता है 2 से 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना का टाइम होता है। उसमें हमें पूरा चीज़ें पढ़ देना होता है, अच्छे से रिवीजन भी कर लेना होता है। इसलिए टू द पॉइंट पढ़ने की आदत लगाइए आप लोग को, और खुद से नोट्स बनाइए और अपने नोट्स से रिवीजन करिए। ओके, टाइम ज़्यादा हो तब, टाइम कम हो अगर एग्जाम का तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार इसी को रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया ड्रिलिंग, और शेपर एंड प्लेनर भी कंप्लीट कर दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के सेशन में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का टॉपिक है मिलिंग मशीन। इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मिलिंग मशीन को। सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बताने वाला हूँ। डायग्राम इसका नहीं बताने वाले हैं, डायग्राम आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। ओके, तो चलिए। The milling machine is used to produce flat or profile surface grooves slots with the help of revolving multiple tooth cutter। क्या होता है मिलिंग मशीन? इसके हेल्प से इसको मिलिंग मशीन यूज करते हैं जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं फ्लैट और प्रोफाइल सरफेस, या ग्रूव्स कट करना हो या स्लॉट करना हो तो हम मिलिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स जो मिलिंग मशीन के होते हैं वो बहुत से टाइप्स होते हैं, बट उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे ऑफ मिलिंग। ऑफ मिलिंग को ही बोला जाता है कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही आएगा। कन्वेंशनल मिलिंग किसको बोला जाता है? ऑफ मिलिंग, ये याद रखिएगा। क्या होता है ऑफ मिलिंग? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय अ कटर विच इज रोटेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन। इसलिए देखिए इसको कलर किया गया है कि ऑफ मिलिंग में क्या होता है कि जो वर्कपीस होता है और कटर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ट्रेवल करता है। ऑफ ट्रेवल ऑफ द वर्क पीस इज नोन एज ऑफ मिलिंग। ओके, ऑफ मिलिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग, जो पहले ही बता चुके हैं, ये कन्वेंशनल मिलिंग ही है ऑफ मिलिंग। इन ऑफ मिलिंग द चीफ थिकनेस इज मिनिमम एट द बिगनिंग ऑफ कट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ कट। ऑफ मिलिंग में ये याद रखिएगा कि चीफ थिकनेस जो होता है बिगनिंग में, स्टार्टिंग में कम होता है, और मैक्सिमम कब होता है? एंड पॉइंट पे। ओके, तो द कटिंग फोर्स वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो कटिंग फोर्स जो होगा वो वेरी करता है 0 से मैक्सिमम की तरफ। ओके, अब देखेंगे हम लोग डाउन मिलिंग। ऑफ मिलिंग के बाद डाउन मिलिंग और क्लिम मिलिंग। जो क्वेश्चन जहाँ से आता है बस वही हमें पढ़ना है। ओके, डाउन मिलिंग को ही बोलते हैं क्लिम मिलिंग। ये देखते रहेगा, ऑप्शन में आता है, आपका क्वेश्चन आएगा तो। The process of removing metal by a cutter which is rotated in the same direction of travel of the work piece is known as down milling। तो क्या होता है डाउन मिलिंग में? जो वर्क पीस जिधर ट्रेवल करता है कटर भी उधर ही ट्रेवल करता है, सेम डायरेक्शन में। ये यहाँ पे लिखा है, यही डिफरेंस है, और यहाँ पे जो लिखा है ऑफ मिलिंग में। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लिम मिलिंग, पहले ही बताया है, क्लिम मिलिंग इसको बोला जाता है। इन डाउन मिलिंग द चीप थिकनेस इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग। अब डाउन मिलिंग में क्या होता है? चीप थिकनेस ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में ही, और कम हो जाता है एंड में, आखिरी में कम हो जाता है, एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ कट। ओके, द कटिंग फोर्स वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। अब यहाँ पे कटिंग फोर्स जो वेरी करता है मैक्सिमम टू 0, और यहाँ पे ऑफ मिलिंग में क्या था? 0 टू मैक्सिमम। यही डिफरेंस जो है याद रखना है, क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। कोई डायग्राम वायग्राम बनाकर इतना बहुत ज़्यादा समझने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 3 to 4 मंथ प्रिपरेशन करके कोई भी एग्जाम
क्रैक करना होता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है, आप ये देख लीजिएगा। पहला तो अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं, डाउन मिलिंग को क्लिम मिलिंग बोलते हैं। एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। अप मिलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। ओके, वेट। तो अप मिलिंग में क्या होता है कि जो वर्क पीस और कटर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ओके, डाउन मिलिंग में क्या है कि सेम डायरेक्शन में वर्क पीस एंड कटर ट्रेवल करता है। इसी को डाउन मिलिंग को बोला जाता है क्लिम मिलिंग। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस जो होता है मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही होता है और मिनिमम आखिरी में। और यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में कम होता है अप मिलिंग में। एक याद रखेंगे, दूसरा याद हो जाएगा आपको। ओके, थोड़ा सा इसमें होता है कन्फ्यूजन। बहुत सिंपल दिख रहा है लेकिन सिंपल नहीं है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं। ओके, तो अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके आपको याद रखना है। ओके, अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फेस मिलिंग क्या होता है। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर। ठीक, इतना ही बस याद रखना है जो कलर किया गया है। साइड मिलिंग में क्या होता है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्टिकल फ्लैट सरफेस ऑन द साइड फेस ऑफ अ जॉब बाय यूजिंग अ साइड मिलिंग कटर। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, वर्टिकल फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड मिलिंग में क्या होता है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस आइदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एट एंगल बाय यूजिंग एंड मिलिंग कटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसका काम ही ज़्यादा है। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है फ्लैट सरफेस, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या फिर कि एंगल हो, तो ये फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करेगा। ओके, प्लेन और स्लैब मिलिंग देखिए इंपॉर्टेंट इसका। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट और हॉरिजॉन्टल सरफेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कटर। ओके, नेक्स्ट है एंगुलर और वेवल मिलिंग। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द कटर। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, दिख रहा सिंपल लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। आपको एक एक चीज़ समझ रहा होगा और सिंपल भी बहुत है, लेकिन एग्जाम में आता है ना तो भूल जाते हैं। मेन हेडिंग ही नहीं याद रहता कि किसका काम किस में है, इसमें का उसमें याद होने लगता है। तो इसको 2-3 बार थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता दूंगा, ऊपर एक बताया, अभी बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। फॉर्म मिलिंग में क्या होता है कि इरेगुलर शेप को भी सरफेस फिनिश करता है, सरफेस प्रोड्यूस करता है। द कटर प्रोफाइल कटर यूज किया जाता है, हैज द सेम प्रोफाइल करस्पॉन्डिंग टू द सरफेस टू बी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब गैंग मिलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी सरफेसेस ऑफ वर्क पीस साइमल्टेनियसली बाय फीडिंग द टेबल अगेंस्ट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कटर। इसमें क्या होता है गैंग मिलिंग में कि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गैंग मिलिंग। नाम ही है गैंग। गैंग मतलब एक ग्रुप होता है, उसी को गैंग बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप यानी समूह। ठीक, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सॉ मिलिंग देखेंगे। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग नैरो स्लॉट्स और ग्रूव्स ऑन अ वर्कपीस। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि स्लॉट्स और ग्रूव कट करने के लिए कौन सा मिलिंग का यूज किया जाता है, तो सॉ मिलिंग का यूज किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेलिकर और स्पाइरल मिलिंग। इट इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रूव्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ सिलेंड्रिकल और कोनिकल सरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मतलब ये दोनों से कम इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये ग्रुप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कहाँ पे, सिलेंड्रिकल पेरिफेरी या फिर कोनिकल वर्कपीस पे। ओके, अब डिस्कस करेंगे हम लोग इंडेक्सिंग। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, मिलिंग मशीन जो है वो कंप्लीट हो गया। वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, कहीं भी एक ही क्वेश्चन का चांसेस है, वहीं से आएगा एक क्वेश्चन। ओके,
अब देखिए इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग इज द मेथड ऑफ डिवाइडिंग द पेरीफेरी ऑफ अ जॉब इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन इज नोन एज इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग एक टाइप का मेथड है जो कि जॉब को डिवाइड करता है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, उसी को बोला जाता है इंडेक्सिंग। इसके फार्मूले भी होते हैं जो कितना ज़रूरत होता है उस हिसाब से करते हैं, बट हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिर्फ इतना ही जान लेने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 टाइप के टोटल इंडेक्सिंग होते हैं, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग एंड डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। बस इसका नाम याद रखिएगा। ओके, अब बात करेंगे ब्रोचिंग का। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बार बार पूछा जाता है। ब्रोचिंग क्या है? एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द ब्रोचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय पुशिंग और पुलिंग अ कटिंग टूल इज नोन एज ब्रोच। ओके, इट हैज अ नंबर ऑफ टीथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन साइज। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ होते हैं जो कि ग्रेजुअली जो होता है उसके साइज इंक्रीज होते हैं। ओके, यही इम्पोर्टेंट है, इतना ही। बाकी के पॉइंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। द ब्रोच हैज 3 कटिंग जोन, बस जान लेना है, थोड़ा सा है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट समझ लीजिए। ठीक है, 3 कटिंग जोन होता है कौन सा? रफिंग टीथ, सेमी फिनिशिंग टीथ, ओके, एंड फिनिशिंग टीथ। नेक्स्ट पॉइंट है द टीथ आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन हाइट फ्रॉम फर्स्ट रफिंग टूथ टू द फर्स्ट ऑफ द फिनिशिंग टूथ अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रोफाइल ऑफ द वर्क पीस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। द रियर टीथ ऑफ ब्रोच रिमूव मैक्सिमम मेटल। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। द ब्रोचिंग इज अप्लाइड फॉर मशीनिंग। किसके लिए, कौन से मशीनिंग करता है? ब्रोचिंग से क्या होता है? अ कीवे इन अ होल। ठीक है, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस, राउंड एंड इरेगुलर शेप होल, एक्सटर्नल फ्लैट एंड काउंटर सरफेस एंड टीथ ऑफ गियर एंड और स्प्लाइन। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बट उतना भी नहीं आता। मेन जो डेफिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन आता है और इसके एडवांटेज से क्वेश्चन आता है। तो एडवांटेज अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ ब्रोचिंग ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से आएगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो इसका होता है वेरी हाई होता है ब्रोचिंग का। हाई एक्यूरेसी ऑफ सरफेस फिनिश इज पॉसिबल। इसमें जो सरफेस फिनिश मिलता है वो हाई एक्यूरेसी का मिलता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। ओके, सेमी स्किल पर्सन रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा नॉलेज भी हो, थोड़ा सेमी स्किल मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आराम से ब्रोचिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। रफिंग एंड फिनिशिंग कट्स आर कंप्लीटेड इन वन पास ऑफ द टूल। रफिंग और फिनिशिंग कट्स जो होता है एक ही पास में, एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है इस ब्रोचिंग में। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। एक तो पहला डेफिनेशन जो फर्स्ट पॉइंट था और दूसरा एडवांटेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं जिग्स एंड फिक्चर की। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी छोटे छोटे चीज़ें बच गया है जो प्रोडक्शन में नहीं हुआ है वो चीज़ें बता दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, अ जिग इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट अ वर्क पीस एंड गाइड एंड कंट्रोल वन और मोर कटिंग टूल्स। क्या होता है जिग? जिग जो होता है एक टाइप का डिवाइस है जो कि वर्कपीस को होल्ड करता है और लोकेट करता है कि कहाँ पे रखना है, और गाइड भी करता है, कंट्रोल करता है। ओके, एक हो या एक से ज़्यादा कटिंग टूल को भी। ओके, इट इज यूज फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रिमिंग और टेपिंग ऑपरेशन। कहाँ पे यूज होता है जिग्स का? गाइड करता है टूल को और पकड़ के रखता है। कहाँ पे? जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, रिमिंग और टेपिंग ऑपरेशन में। ओके, अब वहीं पे देखेंगे फिक्सचर का क्या काम है। फिक्सचर्स, ओके, अ फिक्सचर इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट अ वर्क पीस। सेम चीज़ है, फिक्सचर भी क्या करता है कि एक टाइप का डिवाइस है जो कि वर्क पीस को पकड़ के रखता है और एक सही लोकेशन पे उसको रखता है ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन के टाइम और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन पे। द फिक्सचर आर यूज फॉर होल्डिंग द वर्क इन मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लानिंग और टर्निंग ऑपरेशन। अब देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस देखिए,
जिग्स का काम जो है वो यूज कहाँ पे हो रहा है, काम एक ही टाइप का डिवाइस है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिग्स जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग ऑपरेशन में। फिक्सचर जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, मिलिंग में, ग्राइंडिंग, प्लानिंग और टर्निंग ऑपरेशन में। तो ये डिफरेंस है, बाकी काम तो सेम ही है, डिवाइस ही है, दोनों एक ही टाइप का लगभग दिखता है, बट डिफरेंस जो है यहाँ पे है। ओके, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट था अभी जो रिमेनिंग पोर्शन था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रोडक्शन का। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एनडीटी आप फुल फॉर्म जान गए, ये क्वेश्चन कभी कभी यहीं से पूछ लेता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये भी याद रखना जरूरी है। ओके, क्या होता है, एनडीटी मेथड इज यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग एंड वेल्ड डिफेक्ट और क्रैक्स। एनडीटी मेथड जो होता है वो इंस्पेक्शन करता है, कोई डिफेक्ट आया हो कास्टिंग में, वेल्ड डिफेक्ट या कोई क्रैक आया हो, उसको इंस्पेक्शन करने के यूज में आता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। इट्स अ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड स्किल पर्सन फॉर परफॉर्मिंग द इंस्पेक्शन प्रोसेस। इसके लिए स्किल पर्सन, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस जो पर्सन होता है वो ज़रूरत होता है इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी नहीं कर सकता है एनडीटी मेथड टेक्निक को यूज। ओके, तो इसमें जो टाइप्स है एनडीटी के, उसमें फर्स्ट टाइप है डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। इस टेस्टिंग के द्वारा क्या होता है देखेंगे, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड माइन्यूट क्रैक्स एंड पोर्स। ये मेथड जो होता है डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, ये यूज होता है वहाँ की जहाँ पे माइन्यूट क्रैक को फाइंड आउट करने के लिए, या पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे होल होते हैं सरफेस पे, कास्टिंग सरफेस पे, उसको फाइंड आउट करता है। दैट आर हार्ड टू डिटेक्ट बाई विजुअल इंस्पेक्शन, जो कि विजुअल इंस्पेक्शन से ऐसे बहुत हार्ड है डिटेक्ट कर पाना। ओके, इट कैन बी यूज फॉर ऑल मटेरियल, और ये सभी मटेरियल के लिए यूज होता है। इट विल नॉट डिटेक्ट इंटरनल पोरोसिटी और श्रिंकेज दैट इज नॉट ओपन टू द सरफेस, और ये इंटरनल पोरोसिटी और श्रिंकेज को डिटेक्ट नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, याद रखिएगा। ओके, अब बात करेंगे रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। ठीक है, सर ये भी आ जाता है आपके क्वेश्चन में, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, तो कुछ ऑप्शन दे दिया रहेगा। एक ऑप्शन उसमें कुछ ऐसा रहेगा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, डाई पेनिट्रेट मेथड, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो उसमें से बताना होगा कि एनडीटी का मेथड कौन सा है, तो ये भी नाम जो है वो भी जानना जरूरी है। ओके, तो देखिए इसका रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में क्या होता है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई मेजर द इंटरनल डिफेक्ट, और ये इंटरनल डिफेक्ट को मेजर करता है। इसके पहले जो बताया था डाई पेनिट्रेट मेथड, वो इंटरनल डिफेक्ट मेजर नहीं कर रहा था। इन द कास्टिंग सच एज श्रिंकेज एंड इंक्लूजन। ओके, तो कास्टिंग का इंटरनल डिफेक्ट ये मेजर करता है। ओके, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड एक्सरे आर यूज फॉर रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में एक्सरे का यूज किया जाता है। इट इज बेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल डिफेक्ट फॉर एनी मटेरियल एंड प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिल्म। ओके, ये बेस्ट टेक्निक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। रेडियोग्राफिक टेक्निक जो है बेस्ट मेथड है जो कि इंटरनल डिफेक्ट्स किसी भी मटेरियल का डिटेक्ट करता है और परमानेंट रिकॉर्ड भी रखता है फिल्म के फॉर्म में। ओके, जैसे एक्सरे का फिल्म होता है आप लोग देखेंगे वैसे ही इसका रहेगा। ओके, इट इज जनरली गुड फॉर थिन सेक्शन, और ये थिन सेक्शन के लिए, पतले सेक्शन के लिए अच्छा है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव 3D इमेजिंग ऑफ द कास्टिंग यूजिंग द कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, कैट स्कैनिंग। कैट स्कैनिंग का नाम सुने होंगे, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। तो ये पॉसिबल है 3D इमेजिंग के लिए भी, जो कि कास्टिंग में जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन केयर हैज़ टू बी टेकन बिकॉज ऑफ हेल्थ हजार्ड्स ऑफ रेडिएशन। तो आपको पता ही है जो एक्सरे इसमें यूज किया जाता है तो हेल्थ हजार्ड्स है, तो इसके इंस्पेक्शन के दौरान हमें काफ़ी केयर लेकर रखना पड़ता है, काफ़ी केयर करना पड़ता है ताकि कुछ गलतियां ना हो जाए ऐसे। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप है फ्लोरोसेंट पाउडर टेस्टिंग। इससे भी टेस्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस यूजेज फ्लोरोसेंट पाउडर दैट ग्लो ब्राइट येलो व्हेन रिएक्टेड विथ अल्ट्रा
वायलेट रेडिएशन। इस प्रोसेस में फ्लोरोसेंट पाउडर यूज किया जाता है जो कि ग्लो करता है, ब्राइट येलो चमकीला पीले कलर का ग्लो करता है जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करता है तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर टू द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। इसके पहले जो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग पढ़े थे, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, उसी को बोला जाता है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। द फ्लोरोसेंट पाउडर टेस्टिंग इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोसेंट पाउडर सस्पेंडेड इन द पेनिट्रेशन ऑयल। तो उसी की तरह ये भी है कि फ्लोरोसेंट पाउडर जो होता है ऑयल के साथ मिलाकर और इसको इन्वॉल्व कर इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फ्लोरोसेंट पाउडर टेस्टिंग इज मोर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल देन रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। और ये फ्लोरोसेंट पाउडर टेस्टिंग जो है, ये टेस्टिंग है, ये मोर इफेक्टिव है एंड इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ता भी है, किससे? रेडियोग्राफिक टेस्टिंग से। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, it is used for detecting crack in ferrous casting such as cast iron, steel that can be magnetized। तो ये कहाँ यूज होता है? डिटेक्ट करने के लिए। ये भी क्रैक डिटेक्ट करता है, किसका? फेरस कास्टिंग का, जैसे आयरन हो या स्टील हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी स्मॉल क्रैक्स और वाइड, बहुत ज़्यादा छोटा क्रैक्स होता है और वाइड जो गैप होता है, होल होता है, छोटे छोटे गैप्स होते हैं एट और नियर द सरफेस which may not even be detected by radiographic are easily revealed by magnetic particle inspection। जो कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग से डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसको भी ये डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं और गैप होते हैं एट द सरफेस और नियर द सरफेस, या सरफेस के पास या फिर सरफेस के ऊपर कोई भी डिफेक्ट हो, क्रैक हो, उसको इंस्पेक्ट करता है। ओके, इट इज क्विक, inexpensive and sensitive to defect, particularly shallow 0.08 mm surface crack। ओके, तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है, थोड़ा ये बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करता है और ये इनएक्सपेंसिव भी है और सेंसिटिव भी है। ठीक है, और ये जो डाटा है 0.08, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। जो पॉइंट्स है वहाँ से, तो मेन हेडिंग जो है टाइप्स है, ये भी आपको याद रखना होगा। और फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जिसका आप देख रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस लिए यूज होता है और क्या करता है, को किस टाइप का डिटेक्ट और किस टाइप का क्रैक को फाइंड आउट करता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन आप लोग करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंटरनल्स एंड सरफेस डिफेक्ट इन साउंड कंडक्टिंग कास्टिंग। ये भी यूज होता है क्या? इंटरनल सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज वर्सटाइल। ये वर्सेटाइल है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। वर्सेटाइल क्यों है? कैन हेल्प टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ डिफेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंज्यूमेबल। ठीक है, ये डिटरमाइन कर सकता है पोजीशन, किसी मटेरियल का कोई ऑब्जेक्ट है उसके साइज, टाइप ऑफ डिफेक्ट, किस टाइप के डिफेक्ट है वो, विदाउट यूजिंग एनी कंज्यूमेबल। एनी कंज्यूमेबल का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसा यूज नहीं किया जाता है जो कंज्यूम हो सके। जैसे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में लिक्विड यूज किया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है डाई पेनिट्रेंट मेथड में, उस टाइप से यहाँ पे कोई भी कंज्यूमेबल मटेरियल यूज नहीं होता है। ओके, ए स्किल पर्सन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द फुलेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट। और जो टेस्ट का इंफॉर्मेशन आता है उसको देखने के लिए, उसको उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान को समझ में नहीं आएगा, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उसका कि क्या इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है स्किल पर्सन, इसके लिए ज़रूरी है। ओके, अब देखेंगे एडी करंट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, द एडी करंट इंस्पेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू डिटेक्शन ऑफ क्रैक एट और नियर द सरफेस। सेम चीज़ है, ये भी डिटेक्ट करता है, क्या क्रैक करता है सरफेस के ऊपर और सरफेस के पास का। दिस टेस्टिंग इज एक्यूरेट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल फ्लॉज। ये टेक्निक जो होता है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है और मटेरियल चेंजेस दैट में नॉट बी डिटेक्टेड विद द अदर इंस्पेक्शन मेथड एंड
द डिसकंटिन्यूटी इन द कास्टिंग विल गिव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑन द मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। ओके, तो ये ईडी करंट टेस्टिंग है, तो ये जो इंस्पेक्शन है ईडी करंट टेस्टिंग, इस टाइप का इंस्पेक्शन किसी डिफरेंट इसके अलावा जो अभी तक आपने पढ़ा है उस इंस्पेक्शन टेक्निक में नहीं मिल पाता है इतना एक्यूरेट। ठीक है, और जो कास्टिंग में डिसकंटिन्यूटी रहती है उसको भी इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है उसके मॉनिटरिंग इक्विपमेंट पे। ओके, द ऑपरेटर शुड हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू प्रॉपरली इंटरप्रेट द रिजल्ट। इसके लिए भी ऑपरेटर जो चाहिए वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब में ऐसा ही है। इतना जान जाइए कि एनडीटी मेथड जो होता है टेस्टिंग के लिए, एनडीटी टेस्टिंग, इसके लिए स्किल पर्सन की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, हर पॉइंट्स में ये पॉइंट्स याद करना ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनडीटी का जो भी इम्पोर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुश्किल से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।